हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका। तो आज हम लोग एनसीईआरटी डायमंड क्वेश्चंस करने वाले हैं ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड पूरी केमिस्ट्री का सबसे स्कोरिंग चैप्टर है। तो एज बिग ब्रदर मैं सजेस्ट करूंगा कि इसका वन शॉट अच्छे से देख लेना और कल इसकी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन की वीडियो आ जाएगी जो एक बहुत डिटेल वीडियो होगी, तो उसको भी जरूर देख लेना। और मैंने इसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रखे हैं, सारे न्यूमेरिकल करवा रखे हैं, उनको भी कर लेना है ना। यहाँ पर इस वीडियो में सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाए हैं और कोशिश की है कि उन सिलेक्टेड क्वेश्चन से ही आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाए। आपके जो भी डाउट है कोशिश करूंगा कि सारे के सारे कवर हो जाएंगे। इस लेक्चर के नोट्स और बाकी सारे नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और इंस्टाग्राम हैंडल है भारत पंचाल 92 के नाम से, वहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हो। और व्हाट्सएप चैनल भी बना दिया गया है, जो बच्चे टेलीग्राम पर नहीं होते व्हाट्सएप पे तो सभी होते हैं, तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन अ जिंक पोट। ठीक है, हमारे पास क्या है, देखिए जैसे कि ये हमारे पास एक कंटेनर है और कंटेनर किसका बनाया गया है, कंटेनर इज मेड अप ऑफ जिंक। ये हमारा जिंक का है और इसके अंदर सॉल्यूशन किसका है, इसके अंदर सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। क्या हम इसको स्टोर कर सकते हैं कि नहीं, तो भैया सिंपल है, कर सकते हैं। नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? अब आप ये देखो कि जो पोट है, जो कंटेनर है, वो ज्यादा एक्टिव नहीं होना चाहिए। सर ज्यादा एक्टिव कम एक्टिव कैसे पता चलता है? ज्यादा एक्टिव कम एक्टिव पता चलता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, इट मींस उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, वो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करता है। तो जिंक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा और धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा। और जब ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा तो कंटेन कैसे करेगा? यही लिखा गया है, नो जिंक पोट कांट स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बिकॉज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू फॉर जिंक इज लेस देन दैट ऑफ कॉपर। क्योंकि इसकी वैल्यू कम होती है, इस पे ऑक्सीडेशन होगी, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए, कैन वी स्टोर जिंक सल्फेट इन अ कॉपर पोट? बताइए, कॉपर पोट में जिंक सल्फेट को कर सकते हैं क्या? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद द सॉल्यूशन हुज पीएच इज 10। ये देखिए, ये थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड है और किसके अंदर है, एक सॉल्यूशन के अंदर है जिसका पीएच आपको दिया गया है 10, एनसीईआरटी का है। तो सबसे पहली बात क्या है, देखो बेटा, अगर आपको कभी भी सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए पोटेंशियल निकालना हो तो उस पर आप रिडक्शन करके दिखा दोगे तो H पॉजिटिव होगा, उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया और वो बन गया हाफ H2, है ना। अब आप इसको इसका पोटेंशियल निकालना है तो यहाँ पर नॉन इक्वेशन लगाओगे। नॉन इक्वेशन क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन 0.0591 बाई n log 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर यहाँ पर तो पीएच दे रखा है, कंसंट्रेशन तो दे नहीं रखा। तो पीएच की का फॉर्मूला मैंने आपको कई बार कराया है। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, नेगेटिव लोगारिथम ऑफ H पॉजिटिव। अब आपको कुछ ऐसा करना है कि वैल्यू 10 आ जाए। अब 10 कब आएगी, जब आप H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन मानोगे 10 की पावर -10, सो दैट कि -10 आगे आके +10 हो जाएगा और log 10 तो 1 हो जाएगा, तभी आएगी। यानी कि यहां से इस तरह से हमें कंसंट्रेशन पता चलेगी। अब फॉर्मूला लगा दो। इस चैप्टर से बहुत ज्यादा चांसेस है कि नॉन इक्वेशन से क्वेश्चन बन सकता है, बना भी हुआ है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन 0 होता है -0.0591 बाय n। कितने इलेक्ट्रॉन का गेन किया है इसने, 1 इलेक्ट्रॉन का गेन किया है। log 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव 10 की पावर -10, 10 की पावर -10 ऊपर जाएगी, 10 की पावर +10 हो जाएगी, है ना। तो ये 10 आगे आएगा और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका एक डेसिमल इधर चला जाएगा, 0.591 वोल्ट आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, गिवन द, अब इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चन आपके दो चैप्टर में हेल्प करते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और सेकंड है आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल K पॉजिटिव बाय K, Ag पॉजिटिव बाय A। अच्छा बेटा जी, आपको इस सिंबल से भी पता लगाना है कि K पॉजिटिव बाय K है, ये कौन सी रिएक्शन हो रही है बेटा जी, ये हो रही है हमारी रिडक्शन। ठीक है, तो ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर मान लो यही होता ऐसे, ऐसा जनरली नहीं होगा, 99.99% ऐसा नहीं होगा। ठीक है, 0.01% चांस है कि इस तरह से हो जाए, तो इट मींस ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। रिएक्शन देख के पता लगाना होता है। तो ये सारी की सारी वैल्यू Mg2 पॉजिटिव बाय Mg, Cr3 पॉजिटिव बाय Cr, ये आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। अरेंज दीज मेटल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूस करने की पावर मतलब दूसरों पर रिडक्शन करानी है, खुद पे ऑक्सीडेशन करानी है, उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है। तो खुद पे ऑक्सीडेशन करानी है, दूसरों पर रिडक्शन करानी है, तो या तो आप इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल लो। इन सबका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे निकालोगे, जैसे K से K पॉजिटिव, अभी K पॉजिटिव बाई K दे रखा -2.93 वोल्ट, तो ये हो जाएगा प्लस का 2.93 वोल्ट। ठीक है बेटा, ऐसे करके आप सारी वैल्यू कर सकते हो। एक काम तो ये है कि अगर आपको रिड्यूसिंग पावर निकालना है, दूसरों को रिडक्शन करवानी है, खुद पे ऑक्सीडेशन करनी है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से देख लो। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उतनी ज्यादा रिड्यूसिंग पावर होगी। या फिर अगर आप सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल से ही वैल्यू निकालना चाह रहे हो तो याद रखिए, लोअर द रिडक्शन पोटेंशियल हायर विल बी रिड्यूसिंग पावर। कंफ्यूज मत होइए मैं क्या कह रहा हूं। रिड्यूसिंग पावर मतलब दूसरों पर रिडक्शन कराएंगे, दूसरों पर रिडक्शन मतलब खुद पे ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से वैल्यू देखोगे, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगी उतनी ज्यादा रिड्यूसिंग पावर होगी। या फिर रिडक्शन इसका उल्टा है, जितना कम रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतनी ज्यादा
रिड्यूसिंग पावर होगी। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल कम होना चाहिए। तो आप देखो सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल इसका है और सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल, माइनस में जितनी वैल्यू कम होती है इट मींस वो उतनी ज्यादा है। तो यहाँ पर एजी की सबसे ज्यादा है, एजी के बाद आएगा एचजी, है ना, और के का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो सबसे कम है। तो लोअर द रिडक्शन पोटेंशियल हायर विल बी रिड्यूसिंग पावर, इस तरह से आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, राइट द नॉइस इक्वेशन एंड ईएमएफ फॉर द फॉलोइंग सेल Mg2 पॉजिटिव Cu2 पॉजिटिव बाय Cu। अब सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या निकालना होता है, ई नोट सेल। ई नोट सेल निकालने के कई सारे तरीके हो सकते हैं बेटा जी। आप निकाल सकते हो ई नोट रिडक्शन माइनस ई नोट ऑक्सीडेशन करके, ठीक है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड करके, या फिर अगर आपको सेल नोटेशन दे रखी है तो ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट करके। तो आपको सेल नोटेशन दे रखी है, राइट साइड है, राइट साइड वाले की वैल्यू कितनी 0.34 और माइनस में इसकी वैल्यू माइनस 2.36 वोल्ट, तो ये याद आएगा 2.70 वोल्ट। तो ई सेल इक्वल टू क्या होगा, ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय एन लोग कंसंट्रेशन विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन टू द कंसंट्रेशन विच अंडरगोज रिडक्शन। ई नोट सेल कितना है 2.70 वोल्ट, 0.0591 बाय 2। ये 2 कहां से आया, आप देखोगे किस रिएक्शन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस या फिर कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। आप कंपेयर करोगे Mg से Mg2 पॉजिटिव को, यहां पर 0 है, यहां पर +2 है, इट मींस 2 का इंक्रीज है। यहां पर कॉपर 2 पॉजिटिव है और यहां पर कॉपर 2 पॉजिटिव और यहां पर 0 है, कॉपर है, तो यहां पर भी 2 है। 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, 2 का गेन हुआ, तो आपने 2 पुट कर दिया। पॉसिबल है कि ये इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस मैच ना करे, पॉसिबल है कि लॉस 2 का दिख रहा हो और गेन 3 का दिख रहा हो। तो ऐसे केस में जब मैच ना करे तो उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। रिपीट कर रहा हूं, अगर इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस मैच नहीं करता है तो उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। चलो, तो ये आ गया 0.0591 बाय एन लोग कंसंट्रेशन विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन। देखिए ये होती है सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म की कंसंट्रेशन 1 मोलर मानी जाती है। आयनिक फॉर्म की कंसंट्रेशन चेक करते हैं हमेशा। तो ऑक्सीडेशन इस पे हो रही है 0.001, डेसिमल के बाद 3 नंबर है तो 10 की पावर -3 कर दोगे, डेसिमल के बाद 4 नंबर है तो 10 की पावर -4 कर दोगे, -3 से -3 कैंसिल, 10 की पावर -1 ऊपर बच जाएगा, लोग 10 हो जाएगा वो। इसको सिंपल आउट करोगे 2.71 याद आएगा 0.0295 और सिंपल आउट करके कितना आ जाएगा बेटा 2.68 वोल्ट आ जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट भी है Fe पॉजिटिव, सोल्ट ब्रिज, H पॉजिटिव, H2 Pt। ये एक्चुअल में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सेटअप है, ठीक है ना। तो बना दीजिए ई सेल, ई नोट सेल कैसे निकालोगे, ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट। राइट में तो हाइड्रोजन है जिसका 0 होता है, लेफ्ट में आयरन है, आयरन कितना -0.44। हाइड्रोजन आपको ना भी दे रखा हो, देखिए वैसे ये वैल्यूज आपको गिवन होंगी। इन केस आपको हाइड्रोजन नहीं दे रखा तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है भाई। हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है, तो 0 माइनस 0.44 तो ये आ जाएगा 0.44। ये प्लस में आया है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि ये सेल पॉसिबल है या नहीं, तो आप सेल का पोटेंशियल देख के बता सकते हो। अगर सेल का पोटेंशियल प्लस में आ रहा है, जैसे कि ये देखो ये प्लस में आ रहा है, इट मींस ये सेल पॉसिबल है, ठीक है ना। आगे आ जाओ, तो नेक्स्ट इक्वेशन लगाओगे, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय एन लो कंसंट्रेशन विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन टू द कंसंट्रेशन विच अंडरगोज रिडक्शन। ई नोट सेल यहां से निकाला आप लोगों ने 0.0591 बाय 2 कैसे आया, आयरन को आयरन से कंपेयर कर दो, 0 से +2 हो रहा है, हाइड्रोजन को इधर से कंपेयर कर दो, है ना। तो यहाँ पर ये कितना है +1 है, ये कितना है 0 है। अब जैसे ये 2 है और ये 1 है, डिफरेंस मैच नहीं कर रहा। मैंने क्या बोला था, जब डिफरेंस मैच ना करे आप क्या करने वाले हो, उनको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 2 आ गया, ठीक है। अब आयनिक फॉर्म लिखोगे, आयनिक फॉर्म लिखोगे, ओके वेरी शानदार। आयनिक फॉर्म लिखोगे, ये ऑक्सीडेशन वाला है और रिडक्शन वाला तो सिर्फ 1 का डिफरेंस शो कर रहा है, H पॉजिटिव, जबकि इलेक्ट्रॉन डिफरेंस 2 का है तो इसकी पावर 2 करोगे, ठीक है ना। मान लो इधर 2 पॉजिटिव होता फिर तो कुछ दिक्कत नहीं थी, बट इधर तो 1 पॉजिटिव है, जबकि इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस 2 का बना तो उसकी पावर हमें 2 करनी पड़ेगी, हर बार आप ऐसे ही करोगे, ठीक है। 0.44 ये 0.0591 बाई 2 लोग 10 की पावर -3। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 1 मोलर है, 1 को अगर 2 टाइम्स भी करोगे 1 × 1 मेरे हिसाब से तो 4 नहीं होता, 1 ही होता है। लोग 10 की पावर -3 है, माइनस को आगे लेके आओगे तो प्लस हो जाएगा और इसको सिंपल आउट करोगे अप्रोक्स। और मैं कोशिश नहीं करूंगा, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अप्रोक्स का साइन डाल देना अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही। देखो यार 4/2 है तो ये तो सबको पता है कि 4/2 इज 2, बट ये डेसिमल में आंसर आ रहे होते हैं ना, तो यहाँ पर कोशिश करना कि अप्रोक्स का साइन डाल दो सो दैट कि थोड़ा सेफ जोन में रहो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सेल, ओके, द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर 2Fe3 पॉजिटिव 2I नेगेटिव 2Fe2 पॉजिटिव I2 हैज ई नोट सेल। ई नोट सेल की वैल्यू दे रखी है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये भी आ जाता है वही क्वेश्चन। अब कैसे किया जाए, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, देखिए आपको गिब्स फ्री एनर्जी भी पूछा जा सकता है। डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है -NF ई सेल, ये ई सेल निकलता है नर्स्ट इक्वेशन से। और अगर आपको स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी बोलते डेल्टा जी नोट, इसका फॉर्मूला होता है -NF ई नोट सेल, ठीक है ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है ना। तो अब वो दे ही रखा है हमें। तो पहली तो बात है 2Fe3 पॉजिटिव, ठीक है, डेल्टा जी नोट निकालो -NF ई नोट सेल। इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन देखो, Fe को कंपेयर करो Fe से, यहाँ पर +6 है
और यहाँ पर +4 है, कितने का डिफरेंस है 2 का। 2i नेगेटिव यानी कि इधर कितना है -2 और इधर है 0, तो यहाँ भी कितने का है 2 का है, तो डिफरेंस सेम है। अच्छा ऐसा नहीं है कि सर ने बोला मल्टीप्लाई कर दो, सेम वालों को भी मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर डिफरेंस मैच नहीं कर रहा है तब उनको मल्टीप्लाई करना है, इनका डिफरेंस मैच कर रहा है तो ये 2 एफ फैराडे कांस्टेंट कहा जाता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होता है 96,500 कूलम होता है अप्रोक्स, और इन और सेल इन्होंने दे रखा है तो याद आएगा। जूल में आंसर आएगा, 1000 से डिवाइड कर देना, किलो जूल आ जाएगा। अब आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाई एन लोग के सी। ई नोट सेल ये रहा आपका, ये रहा एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस ऑर्गेन 2 बाई में ये आ जाएगा 0.0591, तो यहाँ से लोग के सी की वैल्यू आएगी 7.983, है ना। और जब इसका देखिए वैसे तो आपको लोग केसी की वैल्यू ही निकाल ली जाएगी, पेपर में आपको लोग केसी की वैल्यू ही निकालने को बोलेंगे, प्रीवियस ईयर में लोग केसी ही पूछा गया है, बट इन केस वो पूछ लेता है कि केसी निकालो, केसी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो लोग को इधर ले जाओगे तो ये एंटी लोग निकालोगे इसका और इसकी वैल्यू गिवन होगी, या फिर आपको लोग एंटी लोग टेबल देखने आनी चाहिए। और एक और रिक्वेस्ट, कहीं सारी रिक्वेस्ट करता जाऊंगा डेली, लोग 10 तक की वैल्यू हर एक बच्चे को याद होनी चाहिए, क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। वैसे तो आपको लोग टेबल देखनी आनी चाहिए, नहीं आती मैं सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट लोग 10 तक की वैल्यू याद कर लो। पेपर में दी होती है बट हैप्पी बर्थडे कभी भी हो सकता है। हैप्पी बर्थडे का मतलब होता है जब खर्चा तुम्हारा हो, मजे दूसरों के हों, ठीक है, मतलब तुम्हें प्रॉब्लम हो रही होगी उस दिन, तो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है लोग 10 तक की वैल्यू सारे बच्चे याद कर लें, काम आएगी बहुत। आगे आ जाओ, कैलकुलेट, ये क्या है मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल होता है फॉर एसिटिक एसिड CH3COOH, गिवन है आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl NaCl CH3COONA। तो आपको जब CH3COOH की निकालनी है, CH3COOH इज एसिटिक एसिड, तो इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जब आप निकालोगे तो क्या करोगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव, है ना। अब CH3COO इसमें आएगा, H इसमें आएगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे और इसको माइनस करोगे, यही ऑपरेशन लगेगा, देख लेना, ठीक है ना। इसको जोड़ा जाएगा और इसको माइनस किया जाएगा, तो देखो जैसे HCl है और ये है, इसको जोड़ा है और इसको माइनस किया है, इसको माइनस करने से होगा क्या, देखो इसको माइनस करने से हो जाएगा कि Na से Na कट हो जाएगा, Cl से Cl, और जो आपको चाहिए सिर्फ उसकी वैल्यू बचेगी, ठीक है। अब ऑपरेशन वैल्यू पे लगाओ, 426 में जोड़ोगे 91 और माइनस करोगे 126, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 391। यूनिट याद रखना इसकी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होती है। आगे आ जाओ, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर, ओके वेरी नाइस, 0.20 मोलर सोल्यूशन ऑफ KCl at 298 Kelvin is 0.0248 Simon centimeter inverse, calculates its molar conductivity। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला सारे याद रख लेना, कप्पा इंटू में 1000 बाय m, वेयर कप्पा इज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है 0.0248 इंटू में 1000, और मोलैरिटी कितनी दे रखी है 0.20 m, कर लेना, सिंपल करोगे 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ जाएगा। उसके बाद ये भी अच्छा क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 मोलर KCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज 1500 ओहम, व्हाट इज द सेल कांस्टेंट इफ द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोलर KCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज 0.146 इंटू 10 की पावर -3 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। देखो एनसीईआरटी के क्वेश्चन थोड़े से आपको ट्रिकी मिल भी सकते हैं, बट एक्चुअल में बहुत ईजी होते हैं। तो आपको गिवन क्या क्या है, सबसे पहले जब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करने जाओगे ना तो आपको ये पता होना चाहिए कि गिवन क्या क्या है। तो आपको सबसे पहले तो भाई क्या दे रखी है, कंसंट्रेशन दे रखी है, कंसंट्रेशन देख लो, कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है आपको 0.001 मोलर। इसके अलावा आपको रेजिस्टेंस भी दे रखी है, R कितनी दे रखी है 1500 ओहम। उसके बाद आपको क्या दे रखी है, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी बोले तो कप्पा, कप्पा क्या होता है भाई, कप्पा कितना दे रखा है 0.146 इंटू 10 की पावर -3। तो सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, सेल कांस्टेंट होता क्या है, लेंथ बाय एरिया, है ना। जो तो यहाँ से रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इसलिए प्रोपोर्शनल टू एरिया, R इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1 बाय रो L बाय ए। यहाँ से अब क्या करोगे भाई, आप लोगों को क्या दे रखी है, रेजिस्टेंस दे रखी है, और ये रो इधर अपॉन में चला जाएगा, 1 बाय रो इज L बाय ए। R 1 बाय रो क्या होता है कंडक्टिविटी, 1 बाय रो इज कंडक्टिविटी, और ये L बाय ए आ जाएगा, L बाय ए इज सेल कांस्टेंट, दैट इज किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको G स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कर दीजिए, कंडक्टिविटी कितनी है, ये रही और ये है, और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपकी कंडक्टिविटी दे रखी है ना, ये रही, रेजिस्टेंस ये दे रखी है, बस आपको क्या सेल कांस्टेंट ही निकालना था, वो आपने निकाल लिया।
अगला क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी कहीं बने हुए हैं, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ Cu2 पॉजिटिव टू Cu। सिंपल है, आप ये देखो Cu2 पॉजिटिव से Cu बनाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो जब भी कभी आपसे चार्ज रिक्वायर का क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला होता है NF। N कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी है, 2 की, फैराडे 96,500। MnO4 नेगेटिव से Mn2 पॉजिटिव है, आप ये देख लो MnO4 नेगेटिव से Mn2 पॉजिटिव है। MnO4 नेगेटिव में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, निकालनी आती होगी आई थिंक आपको। MnO4 नेगेटिव में जब आप Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, Mn को क्या मान लोगे भाई, Mn को आप लोग मान लोगे X, ऑक्सीजन कितने हैं 4, -2 इजिकल टू -1, तो X इजिकल टू कितना आ गया यहाँ से 7 आ गया। तो और इधर कितना है 2 है, तो 7 से 2 बनाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन का गेन किया जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन का। चार्ज रिक्वायर इज 5 फैराडे, है ना, तो 96,500। उसके बाद है 1 मोल ऑफ H2O2 से आपको O2 बनाना है, तो H2O2 में से जब आप O2 को लिखोगे, O2 पे कितना चार्ज आएगा, 2 नेगेटिव से आपको क्या बनाना है, O2 बनाना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस देख लेना, तो चार्ज रिक्वायर कितना आएगा, NF 2 फैराडे 96,500। अब FeO से आपको Fe2O3 बनाना है, Fe पे कितना चार्ज है, FeO में Fe2 पॉजिटिव है और Fe2O3 में Fe3 पॉजिटिव है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 1 फैराडे। अब अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे Al3 पॉजिटिव से आपको Al बनाना हो, बेटा जी सिर्फ ये इक्वेशन बना लेना, बहुत इजी आपको लगेगा। Al3 पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, Al बनेगा, चार्ज रिक्वायर्ड इज NF N कितना है 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई 5 फैराडे नहीं 3 फैराडे। इस तरह से सिंपली आप ये क्वेश्चन, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन और बहुत बार रिपीट भी हुआ है। राइट द केमिस्ट्री ऑफ रिचार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी हाईलाइटिंग ऑल द मटेरियल दैट आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग रिचार्जिंग। देखो यार ऐसा होता है, आप लोग सबने देखा भी होगा, कुछ इस तरह से हमारी लेड स्टोरेज बैटरी होती है। लेड स्टोरेज बैटरी समझते हो ना, इन्वर्टर की जो बैटरी होती है ना, ये जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, जितने भी वाहन होते हैं जो अपने आप चलते हैं, उनके अंदर भी इस बैटरी का यूज़ किया जाता है। अब सीन कुछ ऐसे होता है, 6 प्लेट होती हैं इसके अंदर, है ना, 3 आर ऑफ लेड एंड अदर 3 आर ऑफ लेड ऑक्साइड, कुछ इस तरह से। ध्यान से अगर आप इसके सेटअप को समझते हो, ये लेड की प्लेट्स होती हैं, पीबी प्लेट्स, जिन पर ऑक्सीडेशन होंगी, और ये होती हैं हमारे पास PbO2 प्लेट, लेड ऑक्साइड की प्लेट्स होती हैं, और इसके अंदर यूज़ किया जाता है डाइल्यूट H2SO4 एसिड का यूज़ किया जाता है, जो कि काम करता है एज एन इलेक्ट्रोलाइट। तो 2 तरह से रिएक्शन होती है, होती है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, होती है ड्यूरिंग रिचार्जिंग। तो आप डिस्चार्जिंग में समझ लीजिए, डिस्चार्जिंग में क्या होगा कि एनोड पे लेड होता है, लेड अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो Pb क्या बनेगा, Pb2 पॉजिटिव। वो Pb2 पॉजिटिव सॉल्यूशन में से जो H2SO4 है, 2H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, उसमें से ले लेगा, तो Pb2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव के साथ जुड़ के क्या बन जाएगा, PbSO4। एट कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पर हमारी लेड ऑक्साइड की प्लेट है, ठीक है, सॉल्यूशन में 4H पॉजिटिव भी है, SO4 2 नेगेटिव भी है, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है वो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन भी होगा। तो इसके बाद क्या होने वाला है, ये 4H यहाँ से 2 ऑक्सीजन लेगा, ये क्या बन जाएगा 2H2O, और Pb इस SO4 के साथ PbSO4। तो आप इसको जोड़ के लिख सकते हो, अपोजिट साइड की सेम चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। रिचार्जिंग में क्या है भाई, जो एनोड है वो कैथोड बनेगी, जो कैथोड है वो एनोड बनेगी, और रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो उल्टी हो जाएगी। जैसे एनोड है ये कैथोड बन जाएगी, और ये जो राइट में है लेफ्ट में आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। जो कैथोड है वो एनोड बन जाएगी, है ना। सिमिलरली जो प्रोडक्ट है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, बस ये है और कुछ भी नहीं है। एक दो बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना, मुझे बहुत लगता है कि पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है पिछले कुछ सालों में। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, जो इसका यूज किया जाता है अपोलो स्पेस प्रोग्राम में, और इसके अंदर कौन से फ्यूल का यूज किया जाता है, हाइड्रोजन, मीथेन, मिथेनॉल। ये एक नोट है एक्स्ट्रा नोट में आपको बता रहा हूँ। इसका फायदा क्या है, कई बार आपसे पूछा जाता है कि यार फ्यूल सेल को फ्यूचर क्यों माना जा रहा है ना। इवन आजकल आप लोगों ने देखा भी होगा, अपने इंडिया में भी ईवी बहुत फेमस हो रहे हैं, और ईवी के बाद बोला जा रहा है फ्यूल सेल, ये हाइड्रोजन इकोनॉमी वाली कार बहुत चलेंगी, बोलते हैं ऐसा कुछ। तो एडवांटेज क्या है इसकी, दे आर पोल्यूशन फ्री, दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विद इन एफिशिएंसी अबाउट 70% कंपेयर टू थर्मल प्लांट्स। थर्मल प्लांट्स की एफिशिएंसी, थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं जिनमें कोयला वगैरह होता है, उनकी एफिशिएंसी क्या होती है 40%। इसका मतलब क्या है कि 40% ऑफ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, 60% ऑफ रिएक्टेंट जो होता है वो वेस्ट बन जाता है। और अगर मैं फ्यूल सेल की बात करूं, 70% से फ्यूल से एनर्जी बनती है, 30% जो साइड प्रोडक्ट बनता है वो वाटर बनता है, तो पोल्यूशन फ्री होते हैं। अच्छा, मर्करी सेल का यूज किया जाता है लो करंट डिवाइस लाइक हियरिंग एड्स, वॉचेज, बिकॉज देयर पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, है ना। उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, और वैल्यू चेंज क्यों नहीं होती, उनकी पोटेंशियल सेम क्यों रहता है, क्योंकि नॉन आयनिक रिएक्शंस होती है ना। लेड स्टोरेज बैटरी का यूज किया जाता है ऑटोमोबाइल्स के अंदर एंड इन्वर्टर्स के अंदर। आगे आ जाओ, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोल पर लीटर सॉल्यूशन ऑफ KCl इज दिस, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं। नर्स्ट इक्वेशन के बाद ये टाइप बहुत पॉपुलर रहा है। तो सबसे पहले हम मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा इंटू 1000
बाय एम। अब कप्पा, कप्पा इज कंडक्टिविटी, ये दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है भाई 2.48 या फिर 0.0248 लिख सकते हो, ये 1000 और बाय में एम इज मोलैरिटी ये है, तो यहाँ से आपकी कंडक्टिविटी आ गई 124। इसके बाद आपको क्या निकालना है ब्रो, आपको निकालनी है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा, तो इसका फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन टू द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। गिवन कंसंट्रेशन पे तो कितनी आई है 124, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है KCl की, इन दोनों को जोड़ के निकाल दोगे, ठीक है, तो आ जाएगी 0.82। और अगर आपसे पूछे कितना परसेंट डिसोशिएट हुआ है, 82% डिसोशिएट हुआ है। और एक बार कई बार आपसे डिसोसिएशन कांस्टेंट भी पूछ लिया जाता है, ये तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, कई बार आपसे डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछ लिया जाता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई 1 माइनस अल्फा सी अल्फा स्क्वायर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या बता देना यार कमेंट सेक्शन में ना, कहीं मैंने उल्टा नहीं बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ Ag सी अल्फा स्क्वायर टू द 1 माइनस अल्फा होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला, हाँ यही होता है। आगे मूव करो, कैलकुलेट द मास ऑफ Ag डिपॉजिटेड एट कैथोड व्हेन करंट ऑफ 2 एम्पीयर वाज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ AgNO3। यहाँ पर फैराडे का फर्स्ट लॉ फॉलो किया जा रहा है ना, और फैराडे का फर्स्ट लॉ है, तो पहली बात है AgNO3, तो इस रिएक्शंस के आयन बनाओ, तो ये बन जाएगा Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। अगर Ag को डिपॉजिट होना है तो Ag पॉजिटिव क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना, तो ये बन जाएगा Ag। अब कम टू द पॉइंट, आपको W निकालना है, W इज मास डिपॉजिट। मास डिपॉजिटेड का फॉर्मूला होता है Z, Z इंटू I इंटू T, Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं इसको, इसका फॉर्मूला होता है मोलर मास बाय N इंटू F, और यहाँ पर इंटू में I इंटू में T आ जाएगा, ठीक है। अब मोलर मास कितना है Ag का भाई नहीं दे रखा, पता होना चाहिए 108 है। N यहाँ पर देखो Ag जो है एक इलेक्ट्रॉन लेगा, फैराडे कांस्टेंट। I कितना करंट है 2 एम्पियर ऑफ करंट है, कितने टाइम के लिए 15 मिनट्स के लिए। टाइम हमेशा अपने इन केसेस में सेकंड्स में लेना है, तो 900 सेकंड्स है, तो यहाँ से इतना आ जाएगा, क्लियर है। एक इसका मिलता जुलता क्वेश्चन है जैसे ये है, अ सॉल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स यूजिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स, व्हाट मास ऑफ निकल विल बी डिपॉजिटेड। अब निकल नाइट्रेट है तो इसको आयंस में तोड़ोगे, निकल 2 पॉजिटिव है, डिपॉजिट होगा तो ऑब्वियसली सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और निकल बन जाएगा। W इज इक्वल टू क्या होता है Z, Z इंटू I इंटू T, Z इज मोलर मास बाय N इंटू F। मोलर मास कितना है भाई आपका 58.7। N फैराडे, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन होगा, फैराडे कांस्टेंट 96,500। I कितना करंट है बेटा जी, करंट है 5 एम्पियर, कितने टाइम के लिए 20 मिनट्स के लिए, और जैसे मैंने आपको बोला टाइम आपको सेकंड में लेना है, तो कर दोगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा। आगे आ जाओ, अ स्टडी करंट ऑफ 2 एम्पियर वाज प्रोड्यूस्ड नहीं है, पास्ड है, पास थ्रू 2 इलेक्ट्रोलिटिक सेल X एंड Y, ठीक है, 2 सेल हैं भाई, कौन कौन से X एंड Y, ओके। इन सीरीज इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन सा है, इसके अंदर है FeSO4 और इसके अंदर है ZnSO4, ठीक है, और कितने एम्पियर करंट पास कराया गया है, दोनों में से 2 एम्पियर ऑफ करंट पास कराया गया है, ठीक है, ये सेटअप है यार, और तो क्या ही है। चलो, तो कैलकुलेट द मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड एट कैथोड, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो। तो पहले वाले डाटा को आप जब करोगे, W इज इक्वल टू क्या आएगा Z, Z इज मोलर मास बाय N इंटू F इंटू में I इंटू में T। बेटा जी मोलर मास कितना है, देखिए इसने हमें FeSO4 के बारे में बताया, FeSO4 का मोलर मास कितना होता है 56, और FeSO4 को आयंस में तोड़ो तो 2 फैराडे कांस्टेंट, FeSO4 को तोड़ोगे तो Fe2 पॉजिटिव आएगा ना, Fe को डिपॉजिट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी ना, 96,500 इंटू में I कितना करंट पास कराया 2, टाइम हमें नहीं बताया बट वेट बताया कितना डिपॉजिट हुआ है 2.8, डेसिमल हटा दो 10 आ जाएगा, ये 2 पे जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, और एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, 96,500 बाय 2, तो टाइम कितना आ जाएगा 48-25 सेकेंड, ठीक है, टाइम निकाल दिया। अब सेम आप जिंक के लिए निकाल सकते हो, जिंक पे भी ये W इक्वल टू जिट वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, Z कितना आएगा भाई मोलर मास इंटू में बाय में N इंटू F, I इंटू T, I 2 एम्पियर है, टाइम 4825 है, और सारे का सारा वैसे ही, मतलब जिंक के लिए भी आप ऐसे ही कर सकते हो, W इक्वल टू जिट क्या मोलर मास N इंटू F इंटू I इंटू T। मोलर मास कितना होता है जिंक का 65 N। Zn को अगर आप तोड़ोगे आयंस में, Zn 2 पॉजिटिव बनेगा तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन का ही गेन करेगा, तो 2 फैराडे कांस्टेंट कितना है 96,500। I कितना करंट है भाई, करंट है ऑफ 2 एम्पियर, और कितने टाइम है 48-25। या फिर आप सेकंड लॉ लगा सकते हो, सेकंड लॉ कैसे बोलता है, मास ऑफ Fe डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ Fe, मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक। तो मास Fe का कितना डिपॉजिट हुआ 2.8, और इक्विवेलेंट मास ऑफ आयरन कितना आता है, इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है मोलर मास बाय N करके, मोलर मास होता है आयरन का 56 बाय में 2 आएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक कितना आएगा भाई 65/2, ठीक है, तो यहां से भी आप जिंक को सिंपली निकाल सकते हो, दोनों तरीके से आंसर सेम ही आएगा।
आगे आ जाओ, गिव 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वेरी नाइस, कितना आगे जाएगा हमारा देश, है ना। इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना यार, क्योंकि ना कुछ सैंपल पेपर में ये बहुत डिटेल में पूछा जा रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है, विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रोलिटिक क्या करता है, इलेक्ट्रिकल से केमिकल बनाता है। इसकी ये तब होता है जब रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है और इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, कुछ बाहर से हमें बार बार इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ती है। इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का शॉर्टकट होता है लोन, है ना। लेफ्ट में ऑक्सीडेशन हो गया, नोड पर नेगेटिव होगा, और इसका होता है पैनिक। पैनिक का मतलब पॉजिटिव इज एनोड, नेगेटिव इज कैथोड, ठीक है, ये वाली बात है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को थोड़ा अच्छे से याद रख लेना, जब हम इसमें एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करते हैं और वो हमारे सेल के पोटेंशियल से कम है तो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नॉर्मली बिहेव करता है। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है बराबर हो जाए तो हमारा सेल काम करना बंद कर देता है, और हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो पोटेंशियल है और जो एक्सटर्नल सेल का पोटेंशियल है उससे ज़्यादा हो जाए, एक्सटर्नल पोटेंशियल ज़्यादा हो जाए हमारे सेल के पोटेंशियल से, तो हमारा सेल काम करना बंद कर देगा। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह वो काम नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह काम करने लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन कोलरस लॉ। कोलरस लॉ ने किसके बारे में बात करी थी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है वो सम होती है किसका भाई, इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अनायन एंड कटायन। फॉर एग्जांपल कोई NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेगा, ये इसका सिंबल होता है, या फिर इन्फिनिटी भी कर सकते हो, तो ये हो जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। कोई KBr की या H2O की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाह रहा है तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, H पॉजिटिव, मतलब उनकी कटायन और अनायन की कॉन्ट्रीब्यूशन के सम के इक्वल। एप्लीकेशन क्या है इसकी हेल्प से हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट निकाल सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वी कैन कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट अभी बताया था ना, C⁴/1 - अल्फा। आगे मूव करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी किसे कहा जाता है। देखिए जैसे ये हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, इन इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है मान के चलते हैं वो 1 सेंटीमीटर है, और इनका जो एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसके अंदर जो मान लो कोई भी सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम कितना बनेगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो सॉल्यूशन है जो उसके अंदर आयंस हैं उनकी वजह से जो कंडक्टिविटी होगी, उनकी वजह से जो करंट पास हो रहा होगा, उसी को हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं, है ना। कोई हमारे पास क्या है भाई, कंडक्टर है, उसकी प्लेट है जिनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर है, यानी कि इसके बीच का टोटल वॉल्यूम कितना बन गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब। इस 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर जितना सॉल्यूशन आएगा, है ना, वो जो आयंस हैं उनकी वजह से जो कंडक्टेंस होती है। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन एट वॉल्यूम V इज द कंडक्टेंस, डेफिनेशन पे फोकस कीजिए, इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मोलर कंडक्टिविटी है तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट dissolved in V centimeter cube of the solution when electrodes are 1 centimeter apart and the area of the electrodes is so large that the whole solution is contained between them। ये area of the electrode is 1 centimeter square लिख सकते हो, ठीक है ना। और मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला कहता है कप्पा इंटू में 1000/m, ठीक है। और अगली बात है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, है ना। इसका दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी बोलते हैं, और डिनोट करते हैं कप्पा से। कप्पा इज 1/ρ, कप्पा इज G इंटू L/A होता है, G इज कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों इंक्रीज करती है सर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, कोज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ती है, आयंस बढ़ते हैं। बट इसका बड़ा फंडा रहता है कंडक्टिविटी का और मोलर कंडक्टिविटी का उसके साथ, डाइल्यूशन के साथ। डाइल्यूशन से कंडक्टिविटी घटती है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। कंसंट्रेशन बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ती है, मोलर कंडक्टिविटी घटती है। लिख लेना, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अच्छा, कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन फॉर बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज द नंबर ऑफ आयंस। क्यों होता है ऐसा कि कंडक्टिविटी क्यों घटती है, आपको याद है ना कि हमने ऐसे लिया था, है ना, कि ऐसे है। जब आप डाइल्यूशन ज़्यादा करोगे या जब कंसंट्रेशन घटाओगे तो इस स्पेसिफिक वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे, इस वजह से कंडक्टिविटी घट जाती है। बिकॉज द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी द करंट इन अ सॉल्यूशन डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। अच्छा, एक ना ये ग्राफ आता है, इस ग्राफ को थोड़ा अच्छे से देख लेना, है ना। ये मोलर कंडक्टिविटी वर्सेज रूट कंसंट्रेशन के रूट का ग्राफ होता है। मैं इसको थोड़ा सा ना ओके इधर समझाता हूँ, ये इस तरह से है। इधर मैं लिख देता हूँ मोलर कंडक्टिविटी, इधर मैं लिख देता हूँ कंसंट्रेशन का रूट। देखिए मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, याद रखिए। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती है मोलर कंडक्टिविटी घटती है, कुछ इस तरह से। ये है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करोगे, जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन घटाओगे तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा वो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगी। सर ऐसा क्यों है कि कंसंट्रेशन, अच्छा ये कंसंट्रेशन है, ठीक है ना, कंसंट्रेशन घटाने से मोलर कंडक्टिविटी बताया, तो कंसंट्रेशन घटाने से
मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? कप्पा इंटू 1000 बाय एम, वेयर एम इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी का रिलेशन क्या है? इनवर्स का है। ठीक है ना। तो जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन घटाते हो, कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट बढ़ती है। वीक के लिए ज़्यादा बढ़ती है, स्ट्रॉन्ग के लिए कम बढ़ती है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है ना, इसको अच्छे से याद रख लेना। क्यों बढ़ती है करते हैं? मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन बिकॉज द टोटल वॉल्यूम वी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आल्सो इंक्रीजेज। इट हैज बीन फाउंड दैट डिक्रीज इन के ऑन डाइल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज मोर देन कंपनसेटेड बाय इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। बड़ा एम ही है, सिंपल याद रखो। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कम बढ़ती है, वीक की ज़्यादा बढ़ती है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आप डाइल्यूशन बढ़ाते हो, है ना, डाइल्यूशन बढ़ाना या कंसंट्रेशन घटाना दोनों एक ही बात है ना। डाइल्यूशन बढ़ाने से कंसंट्रेशन घट जाती है। डाइल्यूशन बढ़ाने से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के नंबर ऑफ आयंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, खुद वो इनिशियली ही पूरा टूट जाता है। बट जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके नंबर ऑफ आयंस पे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट इनिशियली पूरा नहीं टूटता, वो धीरे 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 टूटता रहता है। क्लियर है? ये वाला फंडा है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के नंबर ऑफ आयंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा डाइल्यूशन बढ़ाने से, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के नंबर ऑफ आयंस पे फर्क पड़ता है। नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं डाइल्यूशन से, इसी वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ती है। अच्छा, उसके बाद है फैराडे के लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट्स। कि कितना मास डिपॉजिट होगा डिपेंड करता है कि मैं उधर से कितना चार्ज पास कराता हूँ, कितना करंट पास कराता हूँ। ठीक है। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी, वेयर Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, है ना। Z का फॉर्मूला बताया था, मोलर मास बाय N इंटू एफ। सेकेंड लॉ क्या बोलता है? व्हेन द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट कनेक्टेड इन सीरीज देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड डिपेंड करता है किसके भाई? उनके इक्विवेलेंट वेट के। मास 1 का कितना डिपॉजिट होगा इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ 1। सेकंड का कितना डिपॉजिट होगा? इक्विवेलेंट मास ऑफ सेकंड। इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है? एटॉमिक मास बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू रिड्यूस दी कटाइन। ये है एंड दैट्स ऑल। बाकी अगेन मैं बोलूँगा सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, तो बहुत ज़्यादा आपके एफर्ट्स मांगता है। कुछ भी डाउट्स हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, बाकी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में और डिटेल में इसको देख लेंगे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं। ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज टेक केयर।